स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? ये वायरल वीडियो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जब वो पार्लियामेंट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर से रिलेटेड एक सवाल का जवाब दे रहे थे। दोस्तों, तब उनके इस एग्रेसिव स्टेटमेंट ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन 2 जून 2023 को रिलीज हुई यूके बेस्ड थिंक टैंक चैटम हाउस की एक रिपोर्ट अक्साई चीन की ग्राउंड रियलिटी पर हमारी आंखें खोल देती है। दरअसल इस रिपोर्ट में चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर यानी अक्साई चीन इलाके की पिछले 6 महीनों की सैटेलाइट इमेजेस का एक एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस अक्साई चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी साल 2020 से पहले पूरी तरह से स्कैटर्ड थी, आज उसी रीजन में चाइनीज आर्मी ने अपनी पोजीशनिंग को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि ये भारत के लिए बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। देखा जाए तो चाइना अक्साई चीन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर तेजी से काम कर रहा है और चाइना का मकसद यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिससे वो बड़ी संख्या में चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ पर तैनात कर सके। दोस्तों, अक्साई चीन वही एरिया है जिसे 1962 वॉर के दौरान चाइना ने कैप्चर कर लिया था। अक्साई चीन तब से ही चाइना द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है, जिसको लेकर चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं और इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कई चीनी सोल्जर्स को मार गिराने के साथ भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, अक्साई चीन का रीजन दोनों ही देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही समझेंगे कि भारत के अक्साई चीन पर चाइना ने कब्जा कैसे किया और आज अक्साई चीन की मौजूदा ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अक्साई चीन असल में वीगर लैंग्वेज से निकला एक वर्ड है और इसका मतलब होता है चीन्स डेजर्ट ऑफ व्हाइट स्टोन्स। आप इसी से इस रीजन के बेसिक जियोग्राफिकल कंडीशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल अक्साई चीन दुनिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड में आने वाला सॉल्ट डेजर्ट है, जो कि 37,244 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ बंजर जमीन और पानी की कमी के चलते किसी भी तरह की इनहैबिटेशन नहीं है और दोस्तों इसका कारण है हाई एल्टीट्यूड और कम बारिश, क्योंकि यहाँ तक आते आते मॉनसून भी सूख जाता है, जिसकी वजह से इलाका 12 महीने सूखा ही रहता है। जियोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो ये ईस्ट लद्दाख में लाई करने वाला पार्ट है जो तिब्बत और चाइना के मेनलैंड को जोड़ता है। और अगर बात इतिहास की करें तो शुरुआत में अक्साई चीन हिमालयन किंगडम ऑफ लद्दाख के अंडर आता था, लेकिन 1819 में जब सिख रूलर्स ने कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, उसके बाद जाकर राजा रणजीत सिंह ने लद्दाख की ओर भी रुख किया, जिसके बाद 1834 में डोगरा रूलर्स लद्दाख को अपने कंट्रोल में लाने में कामयाब हुए। दोस्तों, लद्दाख के साथ ही अक्साई चीन भी डोगरा रूलर्स के कंट्रोल में आ गया और इस तरह से सबसे पहले डोगराज ने लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंटीग्रेट करने का काम किया था, जिसके 8 साल बाद 1842 में तिब्बत और सिख रूलर्स के बीच एक ट्रीटी हुई और इस संधि को चुशुल ट्रीटी कहा गया, जिसमें तिब्बत के रूलर्स ने भी लद्दाख को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा मान लिया था। दोस्तों, ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगी हुई थी और इसी क्रम में चुशुल ट्रीटी के 3 साल बाद यानी 1845 में एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज जीत गए। दोस्तों, इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिख रूलर्स का जम्मू एंड कश्मीर से कंट्रोल चला गया और जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिश आधिपत्य के अंडर एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट बन गया। साथ ही लद्दाख और अक्साई चीन भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गए। हालांकि उस समय तक डोगरा प्रिंसली स्टेट की एक्चुअल बाउंड्री क्लियर नहीं थी और इसे क्लियर करने के लिए 1847 में सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम को यह काम असाइन किया गया,
दोस्तों विलियम जॉनसन इस टीम को लीड कर रहे थे। देखा जाए तो ये सर्वे 1865 तक चला, जिसमें जॉनसन ने अक्साई चिन रीजन का भी सर्वे किया और इस सर्वे का रिजल्ट कश्मीर एटलस में 1868 में पब्लिश किया गया। दोस्तों इसमें अक्साई चिन रीजन को जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट का ही पार्ट माना गया, लेकिन आगे चलकर 1896 में चाइना अक्साई चिन रीजन में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टाइम पर चाइना को रशिया का सपोर्ट भी मिल रहा था। वहीं दोस्तों 19वीं सेंचुरी में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच एशिया में अपनी डोमिनेशन शो करने के लिए राइवलरी चल रही थी, जिसे द ग्रेट गेम का नाम दिया जाता है। दोस्तों ऐसे में ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं चाइना की हेल्प से रशिया इस रीजन में एंट्री ना कर ले और उनके इंडियन एम्पायर के लिए खतरा ना बन जाए। इसलिए चाइना को अपीज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार फिर से इस रीजन की बाउंड्री को रिवाइज करने का फैसला किया और 1899 में ब्रिटेन ने सर क्लॉड मैकडोनल्ड की लीडरशिप में एक काफिला भेजकर एक रिवाइज्ड बाउंड्री लाइन मैप पेश किया। दोस्तों इसी लाइन ने सबसे पहले अक्साई चिन को तिब्बत का पार्ट क्लेम किया, लेकिन उस वक्त चाइना ने इस प्रपोजल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को खत्म कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जॉनसन लाइन को फिर से ब्रिटिश इंडिया की ऑफिशियल बाउंड्री लाइन डिक्लेयर कर दी। दोस्तों देखा जाए तो इंडिया जॉनसन लाइन को ही चाइना के साथ अपना बॉर्डर कंसीडर करता है, लेकिन वही चाइना जॉनसन लाइन को नहीं मानता। वो मैकडोनल्ड लाइन को असली बाउंड्री लाइन मानता है और उसके अनुसार अक्साई चिन का हिस्सा उसके अंडर आता है। दोस्तों आज जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेसिस पर भारत का लद्दाख रीजन दो पार्ट में सेपरेट होता है, जिसका वेस्टर्न पार्ट यूनियन टेरिटरी के तौर पर इंडिया के कंट्रोल में है, वहीं ईस्टर्न पार्ट अक्साई चिन के तौर पर चाइना के कंट्रोल में है। दोस्तों ऐसे में अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि अक्साई चिन का रीजन दोनों ही देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको लेकर इतना विवाद क्यों बना हुआ है। दोस्तों वैसे तो पूरा लद्दाख रीजन ही बंजर पहाड़ी एरिया है जहां पर पानी की भारी कमी है। देखा जाए तो इसी सूखे और ठंड की वजह से अक्साई चिन में कोई इनहैबिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये रीजन इंडिया और चाइना दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अक्साई चिन का ये इलाका दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में गिना जाता है और अगर भारत के खिलाफ इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये मेनलैंड इंडिया से बहुत नजदीक है, जहां से चाइना किसी वॉर लाइक सिचुएशन में अपनी आर्मी को इंडियन हार्टलैंड में 2 घंटे से कम समय में भी तैनात कर सकता है। दोस्तों देखा जाए तो चाइना अक्साई चिन को एक ऑटोनॉमस सैटेलाइट की तरह भी इस्तेमाल करता है, जहां से चाइना इंडियन ऑपरेशंस के साथ साथ सेंट्रल एशिया को भी मॉनिटर करता है। ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि ये रीजन चाइना के लिए एक बफर जोन की तरह भी काम करता है, जो मेनलैंड चाइना को इंडिया की पहुंच से दूर करता है। और इसके अलावा अक्साई चिन को 1962 के बाद से ही चाइना एक मेजर ट्रेड रूट के तौर पर भी इस्तेमाल करता है, जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो अक्साई चिन इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन का बहुत बड़ा पार्ट है और ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के काफी करीब है। दोस्तों आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, साथ ही साथ ये काराकोरम दर्रे के पास पड़ता है जो पाकिस्तान और चाइना को एक दूसरे से जोड़ता है। अप्रैल 1984 में इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन को पाकिस्तान के कंट्रोल से वापस ले लिया था। और दोस्तों आज भी हमारे जवान यहाँ पर भीषण ठंड में चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखने के लिए तैनात रहते हैं, जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च करती है और इसके बावजूद भी यहाँ पर कैजुअलिटीज बड़ी संख्या में होती हैं। ऐसे में दोस्तों अगर अक्साई चिन पर इंडिया का कंट्रोल होता है तो सियाचिन में इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट दोनों को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्साई चिन से ही इस पूरे रीजन पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही दोस्तों अक्साई चिन का रीजन आज भले ही कॉन्फ्लिक्ट में बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो अक्साई चिन हुओशा आयरन लेड जिंक माइन का घर कहा जाता है, जहां एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट मेटल डिपॉजिट्स मौजूद है। और दोस्तों यहाँ से 18.87 मिलियन टन्स ऑफ हाई ग्रेड जिंक और लेड को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारत के इस स्ट्रेटेजिक लैंडमास पर चाइना ने पहले से कब्जा कर लिया है और भारत इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि चाइना ने अक्साई चिन पर कब्जा कैसे किया। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक लंबे सिविल वॉर के बाद 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना होती है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा करने के बाद माओ अपनी अगली पॉलिसी लेकर आते हैं,
जिसे 5 फिंगर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत दोस्तों माओ ने तिब्बत को चाइना का दाहिना हाथ और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को अपने दाहिने हाथ की 5 फिंगर्स बताया। दोस्तों इसी विजन को फॉलो करते हुए 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स भी कर लिया और इसी समय तिब्बत से बॉर्डर शेयर करने वाले लद्दाख के इलाके में भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी, जिसकी शुरुआत उसने एक रोड बनाने से की। दोस्तों क्योंकि चाइना ने तिब्बत को अपना पार्ट बना लिया था, इसलिए वेस्ट चाइना के वीगर मुस्लिम पॉपुलेशन वाले शिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से जोड़ने के लिए चाइना एक हाईवे बनवा रहा था जो कि लद्दाख के रास्ते से गुजरने वाला था। इसीलिए 1951 में चाइना ने अक्साई चिन वाले इलाके में रोड बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में इंडिया को कोई अंदाजा नहीं था। जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने 1953 के अपने एक डॉक्यूमेंट में इस बारे में क्लियरली मेंशन किया था कि चाइना किस तरह से लद्दाख, तिब्बत और शिनजियांग के बीच एक रोड बना रहा है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इंडियन आर्मी के सीक्रेट ऑपरेशन में इसके रिगार्डिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पंडित नेहरू को दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्ण मेनन और PM जवाहरलाल नेहरू ने इस इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जिस लोकेशन पर रोड बनाने की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसे लेकर दोनों ही संशय में थे। दोस्तों इसके बाद 1957 में चाइनीज न्यूज़पेपर ने जब इस हाईवे के कंप्लीट होने की न्यूज पब्लिक की, तब दुनिया को चाइना के लद्दाख इंटरेस्ट के बारे में पता चला, लेकिन उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि PM नेहरू एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पर कोई मिलिट्री सेटअप नहीं करना चाहते थे और इस पूरे मामले को डिप्लोमेसी के जरिए सॉल्व करने के पक्ष में थे। हालांकि डिप्लोमेसी सेंटर स्टेज पर आकर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर पाती, उससे पहले तिब्बत में इंटरनल रिवॉल्ट शुरू हो गया और तिब्बत के धार्मिक गुरु और 14वें दलाई लामा चाइनीज असैसिनेशन से बचने के लिए तिब्बत को छोड़कर भारत आ गए। दोस्तों उसके बाद 3 अप्रैल 1959 को भारत सरकार ने दलाई लामा को असाइलम ग्रांट कर दिया, जिससे चाइनीज लीडरशिप पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गई और उसने लद्दाख में अपनी प्रेजेंस और मजबूत करते हुए अपनी मिलिट्री को वहां पर तैनात करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अगस्त 1959 में नेहरू ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चाइना ने इलीगली तिब्बत शिनजियांग हाईवे को इंडियन टेरिटरी में बनाया है। दोस्तों उधर चाइना ने मैकमोहन लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया था, जिसे 1914 में शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए प्रपोज किया गया था, जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को तिब्बत से अलग करती थी। और दोस्तों इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना न सिर्फ लद्दाख में अक्साई चिन वाले हिस्से को बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया यानी नेफा को अपनी टेरिटरी का पार्ट क्लेम करने लगा। दोस्तों 1960 में चाइना के PM जू एनलाई ने PM नेहरू को अनऑफिशियली ये सजेस्ट किया था, अगर इंडिया अक्साई चिन से अपना क्लेम विड्रॉ कर लेता है तो चाइना भी नेफा से अपना क्लेम विड्रॉ कर लेगा। लेकिन उस टाइम पर PM नेहरू ने यह साफ कर दिया कि दोनों ही जगहों पर चाइना का कोई भी क्लेम लेजिटिमेट नहीं है और मैकमोहन बाउंड्री लाइन पर किसी भी तरह के नेगोशिएशन से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद 1961 में मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए भारत ने गोवा को पोर्टुगीज कंट्रोल से फ्री कराया था और इससे चाइना को भी एक बड़ा मैसेज गया। दोस्तों चाइना को लग गया था कि भारत कभी भी अक्साई चिन पर एग्रेसिव स्टैंड ले सकता है। ऐसे में चाइना अक्साई चिन इलाके में और एक्टिव हो गया और 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने हर तरह के पीसफुल रेजोल्यूशन को मानने से इनकार कर दिया और फाइनली चाइनीज अटैक को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना को भी वॉर में उतरना पड़ा। दोस्तों चाइना की ओर से हुए सरप्राइज अटैक को इंडिया पूरी तरह से काउंटर नहीं कर सका और जब चाइना ने 20 नवंबर 1962 को सीज फायर डिक्लेयर किया, उस दौरान भारत और चीन के बीच एक नई बाउंड्री इंट्रोड्यूस हुई जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। दोस्तों इस लाइन के बन जाने की वजह से लद्दाख के 38,000 किलोमीटर के एरिया पर चाइना का कंट्रोल हो गया और तब से लेकर आज तक अक्साई चिन पर चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन का ही कंट्रोल बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो बीते कुछ सालों से चाइना लद्दाख में LAC से आगे बढ़कर भारतीय इलाके में इंट्रूजन की कोशिश कर रहा है और एक तरह से वो अक्साई चिन की बाउंड्री को और एक्सपैंड करना चाहता है। दोस्तों इसीलिए चाइना अक्साई चिन में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और इसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में अक्साई चिन की ग्राउंड रियलिटी क्या है और चाइना इस वाइट डेजर्ट में इंडिया के खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है। दोस्तों इस साल के शुरुआत में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी चाइना प्लान्स टू एक्सपेंड बॉर्डर रेल वाया अक्साई चिन।
दोस्तों इसका मतलब यह है कि चाइना अपने बॉर्डर रेल नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए अक्साई चीन में बड़े पैमाने पर रेल नेटवर्क को विकसित करेगा। चाइना अपने 14th 5-year प्लान में 1359 किलोमीटर के तिब्बत रेल नेटवर्क को 4000 किलोमीटर तक करने का प्लान कर चुका है, जो 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये नेटवर्क तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने का काम करेगा और अक्साई चीन रीजन में LAC के काफी पास से होकर गुजरेगा। दोस्तों रेल नेटवर्क के अलावा अक्साई चीन से आई सैटेलाइट इमेजेस में यह देखा जा सकता है कि चाइना इस रीजन में रोड्स, आउटपोस्ट्स, मॉडर्न वेदर प्रूफ कैंप्स, पार्किंग एरियाज और सोलर पैनल्स के साथ ही हेलीपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। देखा जाए तो इस हेलीपोर्ट पर 18 हैंगर्स के साथ ही साथ शॉर्ट रनवेज भी बनाए जा रहे हैं, जो LAC पर चाइना के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने का काम करेगा। वहीं दोस्तों 2035 तक अक्साई चीन से होकर गुजरने वाले चाइनीज G695 हाईवे का काम भी पूरा हो जाएगा। और देखा जाए तो यह हाईवे चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। और अगर इसके रूट की बात करें तो यह अक्साई चीन रीजन में डेप्सांग प्लेन से होते हुए गलवान वैली के दक्षिणी हिस्से की ओर से पेंगोंग सो तक जाएगा। और दोस्तों ये सारे रीजन LAC के काफ़ी करीब हैं। ऐसे में देखा जाए तो दोस्तों ये हाईवे PLA को LAC तक पहुंचने का एक नया सप्लाई रूट देगा। दोस्तों अक्साई चीन की ग्राउंड रियलिटी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना भी LAC पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर रही है। भारत सरकार की ओर से भी LAC के आसपास लगातार नए डिफेंस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और साल की शुरुआत में ही यह खबर आई थी कि भारत LAC के करीब 135 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने का काम कर रहा है, जिसे BRO द्वारा तैयार किया जाएगा। दोस्तों यह हाईवे चुशुल और वेस्ट लद्दाख के बीच की दूरी को कम करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि चुशुल वही इलाका है जहां पर 1962 में रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों ऐसे में भारत अगर इन इलाकों में एक प्रॉपर हाईवे बनाता है तो इससे कई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भारतीय सेना को लॉजिस्टिक, वेपन्स, फूड्स और ज़रूरी वॉर मटेरियल टाइम पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। दोस्तों इसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख रीजन जो कि अक्साई चीन के करीब है, वहाँ पर 500 आर्मर टैंक्स और 450 आर्टिलरी गन्स को रखने के लिए शेल्टर्स तैयार किए गए हैं। साथ ही 50,000 से ज़्यादा भारतीय सिपाहियों को इस सेंसिटिव रीजन में तैनात किया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने साल 2023 के यूनियन बजट में डिफेंस बजट को बढ़ाकर 13% की हाइक दी है। यानी दोस्तों इस बार डिफेंस सेक्टर को $8.3 बिलियन ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है। और देखा जाए तो इसका एक बड़ा हिस्सा LAC के पास डिफेंस डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, जो चाइना के बढ़ते कदम को रोकने के लिए न सिर्फ काफ़ी होगा, बल्कि समय आने पर अक्साई चीन को इंडियन कंट्रोल में लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस तरह से देखें तो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना के द्वारा न सिर्फ इलीगली ऑक्युपाइड है, बल्कि उसका इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर रहा है। चाइना हमेशा से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों की टेरिटरीज में घुसकर उसे अपना क्लेम करता है। और ऐसे में अक्साई चीन में चाइना की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए न सिर्फ नए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, बल्कि आज की वो डार्क रियलिटी भी है। हालांकि दोस्तों ऐसी स्थिति में भारत भी शांत नहीं बैठता है और देखा जाए तो हमारी सेना भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जरूरत पड़ने पर हमारे जवान न सिर्फ चाइना को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं, बल्कि अक्साई चीन को चाइना के कब्जे से निकालकर यहाँ की डार्क रियलिटी को भी बदल सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।